तो अगर आपको देखना है कि 2040 में आपको कैसी नेवी चाहिए, उसकी तैयारी आपको आज शुरू करनी है। नेवी डे सर, December 4th, there is a history behind it. कॉन्फिडेंस नहीं था कंट्री को कि हमारी नेवी कर क्या सकती है, तो एडमिरल नंदा ने ये डिसाइड किया कि 71 में जो भी रोल मिलेगा हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को कि लोग जान जाएंगे कि भारतीय नौसेना भी कुछ कर सकती है। तो सर इंडिया क्या है, चाइना क्या है, अमेरिका क्या है और पाकिस्तान क्या है? देखिए, अमेरिका तो इज हार्डकोर सी कंट्रोल नेवी, बट आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड इंडियाज कैपेबिलिटी। तो आपके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि किसी और को भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर पहला हमला करने के लिए। सर एक न्यूक्लियर सबमरीन में जो उसका इंजन है, लाइक आई सेड, इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड हार्डर टू बिल्ड देन अ स्पेसशिप। तो अगर हमको चाइनीज नेवी को वैसे ही कंट्रोल में रखना है या प्रेशर में डालना है, तो हमारे पास भी एसएसएन होने चाहिए। तो सबसे बड़ा थ्रेट क्या होता है सबमरीन को? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना के बहुत सारे पहलू हैं जो बहुत ज़्यादा पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं है, पता नहीं चलता। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी भारतीय नौसेना के सबमरीन्स में बिताया है। अब आपको ये भी जानने में इंटरेस्टिंग लगेगा कि सबमरीन्स में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं सर्व कर सकता। सबमरीन्स आर कम्प्लीटली ए वॉलंटरी फोर्स। तो माई गेस्ट टुडे इज कॉमोडोर अनिल जय सिंह। ही इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी डीपली नॉलेजेबल पर्सन ऑफ जियोपॉलिटिक्स। हम भारतीय नौसेना के बारे में, सबमरीन्स के बारे में, भारतीय नौसेना की शक्ति के बारे में, भारतीय नौसेना के थ्रेट्स के बारे में, पायरेसी के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में, वेपन सिस्टम से लेकर अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स तक सब बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एंड लाइटनिंग कॉन्वर्सेशन होगी। एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड एंड शुड बी इंटरेस्टेड इन द आर्म्ड फोर्सेज शुड लिसन टू दिस। एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन एंड लेट्स गेट राइट इनटू इट। थैंक यू। Welcome, sir, to the podcast. It's been a while. I've been wanting to sit with you and have this conversation. I finally get the chance. Yeah, thank you very much. I'm sorry if, due to various commitments, I wasn't able to come earlier. But I think it's very appropriate that we're doing it today. Absolutely, sir. And coming to the appropriateness of the date, Navy Day, sir, December the 4th. There is a history behind it. It's a very pivotal day. बहुत important दिन सर इसलिए भी है क्योंकि it is not only the coming of age of the Indian Navy and the Indian naval warfare capabilities, it also happens to be the anniversary of Operation Trident. So please tell us about that. Yeah, so 1971 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा हमारा ओवर बांग्लादेश को लिबरेट करने का जी, तो भारतीय नौसेना के जो उस टाइम कमांड चीफ थे एडमिरल एस एम नंदा, उन्होंने डिसाइड किया कि भारतीय नौसेना को ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन देना है इस लड़ाई में कि लोग जान जाएं कि एक भारतीय नौसेना है। क्योंकि 1965 की जब युद्ध हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो नौसेना का बहुत कम इस्तेमाल किया गया था जी। और तब जो चीफ थे एडमिरल सोमन, वो कई बार पॉलिटिकल लीडरशिप के पास गए और बोला हमारे को आप कोई रोल नहीं दे रहे हैं। तो उनको बोला कि नहीं हम ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहते इस युद्ध को, तो आप पीछे ही रहिए। पर मेरे ख्याल से वो न सिर्फ ये रीज़न था उसका, मेरे ख्याल से उसमें एक वजह ये भी थी कि तब तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कंट्री को कि हमारी नेवी कर क्या सकती है जी। तो ये जो नेवी ने इसको एक इंसल्ट समझा कि हम देखिए हम एक अंग है भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के और हमारा इस्तेमाल नहीं किया गया। तो एडमिरल नंदा ने ये डिसाइड किया कि 71 में जो भी रोल मिलेगा हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को कि लोग जान जाएंगे कि भारतीय नौसेना भी कुछ कर सकती है। तो जो आपने ऑपरेशन ट्राइडेंट का जिक्र किया, ये हमारा अब नेवी डे मनाया जाता है क्योंकि ये जो ऑपरेशन था, मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा अभी, ये दुनिया के सबसे ऑडेशियस, सबसे हिम्मतवार आक्रमण नेवल वॉरफेयर में माना जाता है। क्योंकि हमने 1967 और 69 के बीच में रशिया से हमारे पास कई नए जहाज़ आए थे। उसमें ये छोटी ओसा क्लास की मिसाइल बोट्स थी। ये मिसाइल बोट्स बहुत छोटी थी, इनमें 4 मिसाइल होते थे, पर इनकी रेंज ज़्यादा नहीं थी। तो मतलब जैसे अगर बॉम्बे से ऑपरेट कर रहे हैं तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि साइज़ कम छोटा था। तो पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो मिसाइल बोट्स आई और 1969 में आई थी, 71 में लड़ाई शुरू हुई, तो तब तक इनको ये भी नहीं मालूम था कि ये मिसाइल बोट्स की काबिलियत क्या है। हमें भी नहीं था पता था कि कितनी काबिलियत है इन मिसाइल बोट्स में। तो ये निर्णय लिया गया हाईएस्ट लेवल पे कि हम इनको इस्तेमाल करेंगे। पर अब इस्तेमाल करें तो कैसे करें कराची के ऊपर? कराची दूर था। एडमिरल नंदा ने बोला मेरे पास एक प्लान है, मतलब नेवी का प्लान बनाया गया। तो इन्होंने 2 मिसाइल बोट पहले ही ओखा में बेस कर दी। वो आधे रास्ते तक तो पहुंची गई थी लड़ाई शुरू होने के बहुत पहले से। अच्छा। और जब लड़ाई शुरू हुई तो 3 पेटिया क्लास ASW कॉर्वेट्स थी, उनके साथ 4 मिसाइल बोट भेजी गई। सर मैंने सुना है कि उनको टो किया गया। पहले वो अपने आप गई, फिर कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उनको टो किया गया, और जब कराची से करीब 70-80 मील दूर थे तो उनको फिर
रिलीज़ किया और बोला कि आपको ये अटैक के कोऑर्डिनेट्स हैं, इन टारगेट्स के ऊपर आपको मिसाइल लॉन्च करनी है। वो बड़े जहाज़ों से इनको कोऑर्डिनेट्स मिले जो इनके साथ थे, पेटिया क्लास। तो ये जहाज़ हाई स्पीड करते थे, 30 नॉट करते थे। 30 नॉट करीब 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है, जो कि अंडर वाटर के लिए काफ़ी फास्ट है। सी के ऊपर काफ़ी फास्ट है, वो भी छोटी सी बोट में। और आप सी देखिए, सी काम नहीं होती है, सी में ऊपर नीचे वेव्स होती हैं, तो आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं, आपकी शिप भी हिल रही है, आपको मिसाइल भी फायर करना है, वो एक्यूरेटली जाके टारगेट पे लगना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स, अब तो खैर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, आपके पास जायरोस्कोप्स हैं सब, पर उस ज़माने में 50-55 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इन मिसाइल बोट्स ने, इनको छोड़ा गया, ये गए, इन्होंने मिसाइल अटैक किए। तो इन्होंने, एक पाकिस्तान नेवी की शिप थी शाहजहाँ, बड़ा जहाज़ था, पाकिस्तान नेवी का डिस्ट्रॉयर था, और पाकिस्तान नेवी ज़्यादा बड़ी नहीं थी उस टाइम, हमारी नेवी भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी उस टाइम। तो शाहजहाँ को डुबाया। फिर एक मिसाइल बोट थी PNS मुहाफिज, उसको डुबाया। एक तीसरा मर्चेंट शिप था जिसमें नॉर्थ कोरिया से पाकिस्तान के लिए एम्यूनिशन और आर्मामेंट आ रहा था, उसको डुबाया। और कराची हार्बर में जो ऑयल टैंक से, जहाँ से जहाज़ों को तेल दिया जाता है, उसके ऊपर मिसाइल लॉन्च किया, उसमें आग लगी। और फिर एयरफोर्स ने आके एक और अटैक किया उसके ऊपर। तो इन छोटी बोट्स ने इतना तहस नहस मचाया कराची हार्बर में कि दो चीज़ें हुई। पहली बात तो पाकिस्तान को कभी ये आइडिया भी नहीं था कि हम ऐसा अटैक कर सकते हैं। तो अटैक होने के बाद भी, मिसाइल लगने के बाद भी उन्होंने सोचा नहीं ये तो हवाई जहाज़ों से अटैक आया है। उन्होंने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन इस्तेमाल करनी शुरू की वो मिसाइल्स के ऊपर। उनको लगा कि ये मिसाइल तो हो ही नहीं सकता, वो तो उनको बिल्कुल ही उनको ख्याल नहीं था। तो ये मिसाइल अटैक हुए और ये जहाज़ वापस आ गए सेफली। तो सर ये हुआ वेस्टर्न फ्रंट पे? ये वेस्टर्न अरेबियन सी में बॉम्बे से गई और कराची के ऊपर अटैक किया। इसके बाद 3 दिन बाद एक और अटैक प्लान किया गया था, उसमें INS मैसूर फ्लैगशिप थी जो बड़ी क्रूजर थी। पर वो अटैक फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा हमने किया नहीं, क्योंकि जो करना था वो पहले दिन में अचीव हो गया था। इससे पाकिस्तान नेवी की हिम्मत इतनी टूट गई इस एक अटैक से कि पाकिस्तान की नेवी ने एक ऑर्डर पास किया कि उनका कोई जहाज़, नौसैनिक जहाज़, हार्बर से बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि उन्होंने सोचा अगर बाहर गया तो डुबा देंगे इंडियंस को। ये तो था पश्चिमी तरफ। और इसीलिए ये 3 दिसंबर की रात को और 4 दिसंबर की सुबह में अटैक किया गया 1971 में। इसलिए 4 दिसंबर को नेवी डे माना जाता है। जो मिसाइल बोट स्क्वाड्रन है वो भी अपना उसको किलर स्क्वाड्रन कहते थे। तो वो भी अपनी किलर्स नाइट 4 दिसंबर को ही मनाती है, किलर्स नाइट, क्योंकि वो स्क्वाड्रन नोन एज किलर स्क्वाड्रन, तो उनका भी सेलिब्रेशन उसी दिन होता है। ये तो था कि नेवी डे 4 दिसंबर को क्यों होता है। पर उस युद्ध में भारतीय नौसेना ने ऐसा साबित किया कि भारतीय नौसेना इतनी शक्तिशाली नौसेना है कि हमारे किसी भी मैरिटाइम थ्रेट को हम काउंटर कर सकते हैं आराम से। कोई हमको मैरिटाइम साइड से कोई हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। तो ये तो था, मैंने आपको बताया पश्चिमी तरफ क्या हुआ। पूर्वी ओर पे बंगाल की खाड़ी में उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था सर, बांग्लादेश उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश को बनाने की लड़ाई चल रही थी। पाकिस्तान आर्मी थी वहाँ पे, पाकिस्तान नेवी थी वहाँ पे, सब पाकिस्तान का ही था वहाँ पे। तो सर मैंने ये भी सुना है कि ईस्टर्न फ्रंट पे अमेरिका से सपोर्ट था पाकिस्तान। जी हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। तो ईस्टर्न सी बोर्ड पे, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर था विक्रांत। विक्रांत का एक मेजर डिफेक्ट हुआ था, बॉयलर उसका ख़राब था। तो मतलब सब सोचते थे विक्रांत तो लड़ाई में हिस्सा ले नहीं पाएगा, पर ओवरनाइट उसके रिपेयर्स किए गए, इमरजेंसी रिपेयर्स किए गए, और विक्रांत अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हमेशा एक जहाज़ों का एस्कॉर्ट होता है। एस्कॉर्ट के साथ विक्रांत गया चिटागोंग और कॉक्सेस बाजार तक, और इतना उसके अपने हवाई जहाज़ों से समुद्र की तरफ से उन्होंने इतना तहस नहस मचाया कि वहाँ जितने जहाज़ थे या तो डूब गए या डैमेज हो गए। तो पाकिस्तान नेवी की जो भी प्रेजेंस उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान में थी वो ख़त्म हो गई। इसका मतलब कि पाकिस्तान आर्मी को जो राशन चाहिए या लॉजिस्टिक सप्लाई थी वो पूरी टूट गई। ये इतना पब्लिसाइज नहीं होता क्योंकि लॉजिस्टिक्स पे लोग इतना ध्यान नहीं देते। सब सोचते हैं बंदूकों से लड़ाई हो रही है, मिसाइल चल रहे हैं, पर लॉजिस्टिक्स बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर राशन नहीं आया, पानी नहीं आया, आर्मामेंट नहीं आया, एम्यूनिशन नहीं आया, तो आर्मी क्या कर सकती है। तो हमने उनकी बिल्कुल उधर कमर तोड़ी। एक तो इसी टाइम पे, उस टाइम आपको पता होगा कि रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर चाइना के साथ दोस्ती करना चाहते थे। तो उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया इस दोस्ती को करने के लिए। किसिंजर पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से उनको चाइना भेजा गया था, वो एक और किस्सा है। हेनरी किसिंजर ने बिना नेवी चीफ को बताए 7th फ्लीट जो 7वां बेड़ा है अमेरिकन नेवी का, वो जनरली इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इसमें ऑपरेट करता है। उसकी फ्लैगशिप थी USS एंटरप्राइज। USS एंटरप्राइज उस टाइम दुनिया की सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर था, न्यूक्लियर पावर था 1971 में, और उसके साथ जो डिस्ट्रॉयर्स थे वो भी न्यूक्लियर पार्ट थे। उन्होंने हमको चेतावनी दी कि हमारा 7वां बेड़ा आपको अटैक करने आ रहा है बे ऑफ बंगाल में, आप जो कर रहे हैं वो बंद कीजिए। एक आध दिन हमने सोचा क्या करें,
फिर हमने जवाब दिया कि आपको जो करना है करें, हम अपना हमला नहीं रोकेंगे। फिर एक पॉइंट आया, 7वां बेड़ा आया बे ऑफ बंगाल तक और फिर घूम के वापस चला गया वहाँ से। अब क्या वजह हुई उसकी पता नहीं, कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल लेवल पे हुआ होगा। पर इस धमकी के बावजूद हम नहीं चूके अपने रोल से। तो पूरी वेस्टर्न साइड में, अरेबियन अरब सागर में, और पूरी ईस्टर्न साइड में, बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना का पूरा दबाव था। वहाँ कोई ना आ सकता था बाहर से, ना कोई जा सकता था बाहर से। पाकिस्तान की एक पनडुब्बी थी PNS गाजी। PNS गाजी जो उस टाइम 10th क्लास पुरानी पनडुब्बी थी, अमेरिकन से ली थी उन्होंने। उसको कराची से विशाखापट्टनम भेजा गया लड़ाई शुरू होने के कई दिन पहले, कि जब विक्रांत पाकिस्तान को ये पता था कि विक्रांत पश्चिमी तरफ नहीं है, तो उनको पता था कि पूर्वी साइड पे होगा। अगर पूर्वी साइड में है तो विशाखापट्टनम में होगा, क्योंकि वो नेवी का बेस था। तो गाजी को विशाखापट्टनम के पास डिप्लॉय किया गया कि जब विक्रांत आएगा या जाएगा आप उसके ऊपर हमला कर दीजिएगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत बड़ा जहाज़ होता है। तो आइडिया ये होता है कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा दें तो पूरी उनकी जो विल पावर है और नेवी की जो साइकोलॉजी और लोगों की साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना होगा कि नेवी की वैसी काबिलियत कम हो जाएगी कि भाई हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गया, हमारे इतने लोग मर गए, हमारे इतने जहाज़ डूब गए। तो एम ये था कि किसी तरह इंडियन नेवी की अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर हम डुबा देंगे तो इंडियन नेवी की कमर टूट जाएगी। तो गाजी को इसलिए भेजा गया। पर गाजी पहली बात, विक्रांत कभी विशाखापट्टनम गया ही नहीं। हमने बड़ी अक्लमंदी दिखाई और चालाकी दिखाई और विक्रांत को रखा पोर्ट ब्लेयर के पास। विक्रांत की तरफ, वो विशाखापट्टनम की तरफ भेजा ही नहीं उसको। वो पोर्ट ब्लेयर से गया अटैक करने सारे, और गाजी वहीं पे, गाजी विशाखापट्टनम के पास वेट कर रही थी। पर गाजी के ऊपर हम लोग इतना हमला कर, पता लग गया था हमको कि है वहाँ पे, डिटेक्ट हो गई थी। तो हमारे डेप्थ चार्जेस और काफ़ी कुछ हमने भी वहाँ ड्रॉप किए। वो तो 4 या 5 तारीख की रात को, आई थिंक 5 तारीख की रात को गाजी एक्सप्लोड हुई। तब पता लगा कि गाजी थी यहाँ पे और वो एक्सप्लोड हो गई। तो जो भी था उसमें वो सब, उनका तो पूरा क्रू मर गया। पनडुब्बी में एक बार एक्सप्लोजन हो, पानी के नीचे किसी का बचने की चांसेस कम ही है। तो पाकिस्तान नेवी की जितनी जो भी थोड़ी बहुत बची थी विल पावर या डिटर्मिनेशन, वो गाजी के सिंग होने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई। हमने भी एक जहाज़ खोया, INS खुकरी, उसका भी मैं जिक्र करता हूँ। INS खुकरी एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर फ्रिगेट था। उसको एक पाकिस्तानी पनडुब्बी ने डुबाया, क्योंकि वो एक सबमरीन एरिया में ऑपरेट कर रहा था। और हमारे यहाँ जो पानी है, समुद्री पानी है हमारी एरिया में, उसका प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसा होता है कि वो सबमरीन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, सबमरीन शिप को जल्दी पकड़ेगी, शिप को ज़्यादा टाइम लगता है सबमरीन को पकड़ने में। इसका मतलब है कि जिस रेंज पे सबमरीन शिप को डिटेक्ट करेगी और वेपन लॉन्च करेगी, जब तक शिप को पता भी नहीं लगेगा वहाँ सबमरीन है। तो उसका फ़ायदा उसने उठाया और खुकरी के ऊपर हमला किया, जिसमें कैप्टन महेंद्र नाथ मल्ला की डेथ हुई। वो भी अपनी शिप के साथ नीचे गए, अपना लाइफ बॉय भी किसी और क्रू को दिया। उसमें 175 के करीब हमारे लॉस ऑफ लाइफ भी हुई। तो पाकिस्तान नेवी को लगा कि खुकरी डुबा दी है तो ये तो इंडियन नेवी के मनोबल के लिए बहुत ही मेजर चीज़ है और अब इंडियन नेवी नहीं लड़ेगी। पर उल्टा हुआ, खुकरी डूबने के बाद इंडियन नेवी ने और भी जोर लगाया। तो इंडियन नेवी का जो रोल था 1971 वॉर में, वो आज भी माना जाता है कि इंडियन नेवी ने इतना कमाल दिखाया, एक पहली बार युद्ध में पार्ट लिया था, कि उसके बाद ये साबित हो गया कि इंडियन नेवी एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है हमारे आर्म फोर्सेस का, और इसके बगैर हम कहीं भी कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकते। फोर्स टू बी रेकन्ड विद। फोर्स टू रेकन विद। सर, फोर्स से आगे चलते हैं। ये 2 ऑपरेशन जो आपने बताए, देवर ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन, ये वेस्ट कोस्ट पे थे। ये वेस्ट कोस्ट पे थे। ईस्ट कोस्ट पे आपने बताया कि विक्रांत का रोल था। विक्रांत का ये सब कुछ रोल था। सर, लेट मी आस्क अबाउट विक्रांत एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जस्ट टू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ व्हाट दिस थिंग इज। ये एक फ्लोटिंग एयर बेस है पूरा का पूरा। इसके ऊपर एयरक्राफ्ट्स लैंड भी कर सकते हैं, टेक ऑफ भी कर सकते हैं। और आपने ये भी बताया सर कि दे आर हार्डर टू बिल्ड देन इवन स्पेसशिप्स समटाइम्स। एयरक्राफ्ट कैरियर्स इनॉर्मसली एक्सपेंसिव। अभी इंडिया के पास 2 हैं सर, और इंडिया की फ्लीट सर, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, विच कैन बी अ लिटिल बिट सर्कमस्पेक्ट, तो मैं चाहता था एक बार आपसे पूछूं, एज ऑफ 2022 द ऑपरेशनल फ्लीट, विच मीन्स दैट जो डिप्लॉयमेंट में है, जो हार्बर पे नहीं है, इज 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स, विक्रमादित्य, विक्रांत, 1 amphibious transport dock, 4 landing ship tanks, 8 landing craft utility, 12 destroyers, 12 frigates, 2 ballistic missile submarines, 16 conventionally powered attack submarines, 18 corvettes, 1 mine countermeasure vessel, 4 fleet tankers, and numerous other auxiliary vessels, small patrol boats, and sophisticated ships. India is called Blue Water Navy. What exactly, sir, is a Blue Water Navy? Okay, now let me start from Blue Water Navy and go back to the aircraft carriers.
A blue water navy is what we consider a navy that can project your naval power anywhere in the world at any given time in protection of your country's maritime interests. इंडिया के मैरिटाइम इंटरेस्ट ईस्ट से लेके वेस्ट तक सारी दुनिया में, हम साखलिन से तेल मंगाते हैं, हम लैटिन अमेरिका से हमारी एनर्जी आती है, तो कहीं भी कोई भी खतरा अगर इंडिया के इंटरेस्ट को है तो एक ब्लू वाटर नेवी की काबिलियत ये होनी चाहिए कि वहाँ जाके वो उसको संभाल सके। अगर आप देखें अमेरिकन नेवी की आज यूएस की क्यों इतनी पावर है सारी दुनिया में, क्योंकि उनकी जो नेवी है जहाँ उनको चाहिए वहाँ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुँचा देते हैं वो। तो आपने जिक्र किया कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हमारे पास 2 हैं। हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो करीब 45,000 टन के करीब डिस्प्लेस करते हैं, मतलब मीडियम साइज एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। यूएस नेवी के पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड 1 लाख टन के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। उनका क्रू 5,000 का एक एयरक्राफ्ट कैरियर का, 50 से 60 हवाई जहाज उसके ऊपर आते हैं, हर किस्म के फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, एवैक्स, आप नेम द एयरक्राफ्ट, बॉम्बर्स, सब वो कैरी करते हैं। पूरा तो आर्मी का बेस। जी हाँ, तो ब्लू वाटर नेवी वो है जो कहीं पावर प्रोजेक्ट करे। अब हमारा पावर, हमको ये तो नहीं है कि हमको अटलांटिक में जाके ऑपरेट करना है, हमको पैसिफिक के उस छोर पर जाके, हमारा मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इंडियन ओशन एंड एडजॉइनिंग सीज, रेड सी, वेस्टर्न पैसिफिक। उसके लिए हमारे पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, क्योंकि इंडियन नेवी की जो फोर्स स्ट्रक्चरिंग शुरू से की गई है वो की गई है कि ये हम ब्लू वाटर नेवी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इंडिया की पोजीशन देखें, अगर आप वर्ल्ड के मैप को उल्टा करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडियन ओशन इतना बड़ा है और उसमें एक इंडिया है जो एक ट्रायंगल बीच में निकल रहा है। मतलब इंडिया की इतनी पिवटल पोजीशन है इंडियन ओशन में, ये पूरा जो सी का जो पानी का जो इसके चारों तरफ है, तीन तरफ जो पानी है, इसको इंडिया यहाँ से कंट्रोल कर सकता है क्योंकि हमारी पोजीशन इतनी पिवटल है। तो इंडियन ओशन में हमारी सबसे बड़ी नेवी है, हम सबसे बड़ी मैरीटाइम पावर है इंडियन ओशन के। और अब जो आजकल जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है, पहले जो यूरोप और अमेरिका में पावर सेंटर था वो अब सब एशिया की तरफ आ गया। तो एशिया में आने की जगह जो फ्यूचर ग्रेट पावर कंपटीशन होगा, जब चाइना अमेरिका को चैलेंज करेगा या जो भी होगा, वो इंडियन ओशन में होगा। तो यहाँ इंडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि कोई हमको नहीं डिक्टेट कर सके टर्म्स, हम डिसाइड करें कि इंडियन ओशन में कौन सुपीरियर पावर हो। हमारा एम वो है। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अभी, जैसे हम जिक्र किया, विक्रमादित्य जो रशिया से आया था 2013 में कमीशन हुआ था, और विक्रांत जो हमने खुद इंडिया में बनाया है 2022 में कमीशन हुआ। भारत ने हमेशा, भारतीय नौसेना ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि हमको हमेशा 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, कि कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए। कोई रिफिट में हो सकता है, कोई रिपेयर में हो सकता है, कोई मेंटेनेंस में हो सकता है। तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ। तो कैरियर जब चलता है तो उसके साथ करीब 15-20 जहाज साथ होते हैं, पूरा प्रोटेक्टेड होता है। तो मतलब 200-300 किलोमीटर आसपास तक उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता है। और जो आपने बोला कि एक फ्लोटिंग एयरबेस है, आप ये सोचिए कि आपके पास एक फ्लोटिंग एयरबेस है जिसमें 30 या 40, हमारे भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे 30-40 हवाई जहाज, 30-32 हवाई जहाज आ जाते हैं। 30 से 32 हवाई जहाज, पूरा आपके पास एक एस्कॉर्ट है जिसमें एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी है, एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी है, एंटी सरफेस वॉरशिप कैपेबिलिटी है, मिसाइल्स हैं, आपके पास सब कुछ है, कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, सब कुछ है जो एक मिलिट्री बेस में होना चाहिए। एक दिन में ये ग्रुप 24 नॉट की स्पीड पे कम से कम 300-400 मील जा सकता है। तो आपकी कहीं भी रिक्वायरमेंट हो, आप एक पूरा एयर बेस वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप फिक्स्ड हैं किसी एक जगह में एयर बेस के साथ। यू हैव अ मूविंग एयर फैसिलिटी एंड एयर बेस विच हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी, which has mobility, which has agility, which has every possible asset you can ask for at sea. तो ये जो पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी होती है, तो दुश्मन भी आपको सोचता है कि भाई इसके पास तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये जब आएगा तो ये तो हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। वो भी 10 बार सोचेगा आपके ऊपर हमला करने के लिए या आपके इंटरेस्ट को हार्म करने में। ये पावर प्रोजेक्शन होती है जो ब्लू वाटर नेवी, जिसको आपने कहा ब्लू वाटर नेवी, ये पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी लाती है ओशन में। अगर आपको एक बड़ा देश बनना है, अगर आपको ग्लोबल सुपर पावर बनना है और मैरीटाइम में आपको डोमिनेट करना है, और इंडिया बेसिकली मैरीटाइम नेशन है। हमारे पास 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, हमारे पास 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। फ्यूचर में सारे रिसोर्सेज आपके सी से आने वाले हैं, ज़मीन के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, सब आप सी से निकालेंगे। ये जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये आपकी इकोनॉमी चलाएगा अगले 50-60 साल के लिए, ब्लू इकोनॉमी जिसको कहते हैं हम। आपके पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं, आपके पास 205 माइनर पोर्ट्स हैं, 90% आपका ट्रेड बाय वॉल्यूम सी से आता है, 80% आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे CNG हो, चाहे जो भी हो, सी से आता है। इसमें किसी भी एक चीज़ में अगर खतरा होगा
तो आपकी इकोनॉमी डामाडोल हो जाएगी। ये लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए ओशन। हमारे पास बाईं तरफ ओशन है, हमारी दाहिनी तरफ ओशन है, तो मतलब हमारे को और कोई जरिया नहीं है सामान आने का ओशन से। अगर आपको कल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और फिर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और विकसित भारत बनना है, ये जो ट्रेड और एनर्जी आपकी एक्सपोनेंशियली ग्रो होगी, रिक्वायरमेंट उतनी बढ़ेगी आपको ट्रेड करने की दुनिया के साथ। दुनिया इंटरकनेक्टेड है आजकल, हर एक चीज़ देश में नहीं होती, बाहर से बहुत सामान आता है। उसको अगर आपको प्रोटेक्ट करना है उस इंटरेस्ट को, तो आपको एक बहुत पावरफुल नेवी चाहिए, आपको एक ब्लू वाटर नेवी चाहिए। तो हमारा एम है इंडियन नेवी का कि हम ब्लू वाटर नेवी बने। हम हैं ब्लू वाटर नेवी, पर और काबिलियत की ज़रूरत है। जैसे जैसे हमारे ग्लोबल इंटरेस्ट बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम सुपर पावर या विकसित देश की तरफ आगे बढ़ेंगे, हमको अपनी नेवी के ऊपर बहुत ध्यान देना है। और नेवीज़ महंगी होती हैं, बिल्ड करने में महंगी होती हैं, ऑपरेट करने में महंगी होती है, मेंटेन करने में महंगी होती है, ओवरनाइट बनती नहीं है। तो अगर आपको देखना है कि 2040 में आपको कैसी नेवी चाहिए, उसकी तैयारी आपको आज शुरू करनी है। आप 2035 में नहीं बोल सकते कि 2040 में मेरे को 5 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। राइट। अगर आपको 2040 में 4 एयरक्राफ्ट चाहिए, वो एयरक्राफ्ट कैरियर आज बनने शुरू होने चाहिए, तब आपके पास 2040 में 4 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। इकोनॉमिक कॉस्ट भी सर बहुत एक्सट्रीम, जैसे विक्रमादित्य $3 बिलियन, जी हाँ, जो कि हो गया 24,000 करोड़ रुपए। बिल्कुल। तो ये एक दुविधा हमेशा रहती है सरकार के पास, एंड बिल्कुल लेजिटिमेट है कि भाई हमारे पास डेवलपमेंटल चैलेंजेस इतने हैं, हमको एजुकेशन पे खर्च करना है, हमको प्राइमरी हेल्थ केयर पे खर्च करना है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करना है, इतना पैसा हम कैसे ब्लॉक कर दें नौसेना के लिए। पर आपको ये भी देखना है कि आपको किस किस्म का पावर बनना है। या तो आप खुश हैं कि मैं छोटा सा पावर हूँ या बड़ा खुश हूँ, इतने पैसे दे दो नेवी को, मैं प्रोटेक्ट हो जाऊंगा। अगर आपको ग्लोबल पावर बनना है तो आपको ग्लोबल नेवी बनानी पड़ेगी, कहीं से भी आपको पैसा ढूंढना पड़ेगा, जहाँ से भी आए। सर आपने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी, जब ब्लू वाटर नेवी के बारे में आपने बताया था, तो आपने कहा था 2 टाइप की नेवीज भी होती हैं, सी कंट्रोल नेवी और सी डिनायल नेवी। तो सर इंडिया क्या है, चाइना क्या है, अमेरिका क्या है और पाकिस्तान क्या है? देखिए, अमेरिका तो इज हार्डकोर सी कंट्रोल नेवी। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में सब जगह हैं। जब चाइना या ताइवान में ज़्यादा शोर मचाता है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा रहते हैं पैसिफिक में, एक तीसरा भी पहुंच जाता है वहाँ पे। तो आप सोचिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर 1 लाख टन के उस एरिया में जो ऑपरेट करते हैं, तो चीन भी 10 बार सोचेगा हमला करने से पहले, क्योंकि जो कैपेबिलिटी वो एयरक्राफ्ट कैरियर लाते हैं, वो चीन के पास भी नहीं है उसको काउंटर करने की कैपेबिलिटी। अभी हो जाएगी, वो देखेंगे बाद में, पर अभी नहीं है। तो ये होती है सी कंट्रोल, कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ मैं उस एरिया में उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं सी कंट्रोल करूँगा। ठीक है। पहले होता था कमांड ऑफ द सी, एल्फ्रेड महान वगैरह जो थे पुराने स्ट्रैटेजिस्ट टॉक ऑफ कमांड ऑफ द सी, क्योंकि पुराने ज़माने में कमांड होती थी कि रॉयल नेवी इंडियन ओशन में ऑपरेट कर रही है और कोई आ नहीं रहा है, ब्रिटिश लेक बन गया इंडियन ओशन। अब वो ज़माना चला गया है, ब्रिटिश कोई पूरे एक सी को नहीं डोमिनेट कर सकता है। तो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जो आपके इंटरेस्ट में है उसको आप कंट्रोल करें, जितनी देर के लिए आप करना चाहते हैं, वो सी कंट्रोल होता है। तो अमेरिका इज सी कंट्रोल, China is attempting to become a sea control navy. They've also got 2 aircraft carriers. They're building 2 more at the moment. Once they have 4 aircraft carriers, they will be a formidable force. 4 aircraft carriers and nuclear submarines together form a very formidable force. Sir, I hear there are 76. I will come to that. The Chinese Navy, we'll discuss that. But at the moment, I'm saying with this combination of aircraft carriers and nuclear submarines, it's a very powerful force. They lack adequate capability and power projection reach at the moment. But they're trying to address that. When we discuss the Chinese Navy, I will explain that to you. India, in the Indian Ocean, is a sea control navy. At the moment, our interest, जैसे मैंने कहा, हमारा मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट हिंद महासागर है और रेड सी है, वेस्टर्न पैसिफिक है, ये एरिया है। यहाँ पे हम सी कंट्रोल जहाँ हम चाहते हैं, जितनी देर के लिए हम चाहते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हम भी कई तरीक़ों से सी कंट्रोल नेवी है, बट काबिलियत और चाहिए हमको। अगर हम जितने बढ़ते जाएंगे एज अ नेशन, उतनी हमको काबिलियत भी साथ साथ बढ़ानी पड़ेगी। जी सर। दूसरी कॉन्सेप्ट होता है सी डिनायल नेवी। जिस कंट्री के पास सी कंट्रोल करने की काबिलियत नहीं है, इतने बड़े बड़े जहाज बनाने की काबिलियत नहीं है, छोटे देश हैं, सिंगापुर है, सिंगापुर के पास बड़ी मॉडर्न नेवी है, पर सी कंट्रोल नेवी वो कभी बन ही नहीं सकती, इतने छोटी सी नेवी। वो सी डिनायल पे फोकस करते हैं कि अगर मैं सी कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं अपने दुश्मन को कैसे प्रिवेंट करूं सी कंट्रोल करने से। तो ऑब्वियसली वो मैं एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ मैं फ्रिगेट तो भेजूंगा नहीं। तो क्या है सबसे अच्छा एसेट मेरे पास? सबमरीन्स। तो आप देखिए, जो भी सी डिनायल नेवी होती है वो अपनी सबमरीन कैपेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करती है और सरफेस नेवी पे कम फोकस करती है, जैसे पाकिस्तान ने ये किया। पाकिस्तान ने कई साल तक सबमरीन हमेशा नई और मॉडर्न खरीदी, जहाँ से भी खरीदी, शिप सेकेंड हैंड खरीदी या लीज पे ली यूएस नेवी से या जो भी किया, पर फोकस उनका हमेशा अंडर सी वॉरफेयर पे था, पानी के नीचे पनडुब्बियों पे, क्योंकि वो एक सी डिनायल नेवी के रोल कर रहे थे कि भाई हम इंडिया को अरेबियन सी डोमिनेट नहीं करने देंगे। तो अगर आपको इंडियन नेवी को चेक करना है तो हमारे पास सबसे अच्छा एसेट हमारे पास सबमरीन। शिप भेजेंगे तो शिप तो डुबा देंगे वो, उनके पास मिसाइल है, उनके पास सब कुछ। तो ये
फंडामेंटल डिफरेंस होता है सी कंट्रोल नेवी में और सी डिनायल नेवी। सर आप सारी ज़िंदगी सबमरीनर रहे हैं, यू आर अ सबमरीन एक्सपर्ट, और सबमरीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपने बताया सी डिनायल में, स्टेल्थ में। इट्स जस्ट समथिंग वेरी मिस्टीरियस ऑल्सो कि आपको पता ही नहीं कि कहाँ पर घूम रही है वो, बिकॉज इट कैन, आई डोंट नो what depths it can operate, but one can only imagine that living inside a submarine must be very hard. I want to talk about that, your experiences, the mindset of a submariner, but I also want to understand the India's capability for submarines. And my facts tell me that we have right now 2 nuclear powered submarines, which if I understand correctly means that उस सबमरीन को पावर करने का जो इंजन है वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। मैंने सर ये भी पढ़ा कि एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन को बनाना एक स्पेसशिप को बनाने से ज़्यादा महंगा और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है सर ऐसे? देखिए यू राइट, सबमरीन बेसिकली अगर आप प्रोपल्शन, सबमरीन एक्चुअली 3 किस्म की होती हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उनके जो वेपन्स होते हैं वो भी न्यूक्लियर पावर्ड होते हैं, ICBMs होते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उनके ऊपर, IRBMs होते हैं। तो हमने जो 2 बनाई हैं वो तो इनको हम SSBN कहते हैं फॉर शॉर्ट। SSBN है सर, SSN है और SSK तो है। जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होती है जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए जो यूज़ की जाती है उसको SSBN कहा जाता है, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड BN, बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ठीक। इनका रोल वॉर फाइटिंग नहीं है, इनका रोल नहीं है कि लड़ाई में जाके लड़ेंगे, रोजमर्रा की लड़ाई में लड़ेंगे। ये स्ट्रेटेजिक डिटरेंस पे होते हैं, ये न्यूक्लियर वेपन पावर्स के पास होते हैं खाली। हम अभी बस 6 देश हैं जिनके पास ये हैं, 5 जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं, US, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस, और 6ठा देश है इंडिया। 6 देशों के पास हैं ये खाली। और इंडिया के पास अभी 2 हैं। आपने अरिहंत का नाम सुना होगा, 2017 में 17 में कमीशन हुई थी, और अभी रिसेंटली अरिघात कमीशन हुई है। तो हमारे पास अभी 2 हैं, दोनों इंडिया में बनाई गई हैं। सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है कि इंडिया में बनी है ये, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी जो आपको कोई दुनिया में देगा नहीं, आपको सब कुछ अपने आप ही डेवलप करना है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कोई आपके साथ शेयर नहीं करने जा रहा, SSBN टेक्नोलॉजी कोई आपके साथ शेयर नहीं करने जा रहा, मिसाइल भी आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, कोई आपको न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल देने नहीं वाला है। तो हमने ये काबिलियत पिछले 30-40 साल में जो इस्टेब्लिश की है कि आज न सिर्फ हम SSBN बना सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं, पर उनके जो मिसाइल हैं उनको भी हम खुद देश में बना रहे हैं। ये एक बहुत मेजर अचीवमेंट है, इसमें नेवी का हाथ है। जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे नेवी हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी कमीशन हो, हमारा जो न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वगैरह, इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन R&D ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब ने मिल के काम किया, तब ये काबिलियत आई है। ये काबिलियत ऐसे नहीं आ सकती। बजट्स हैड टू बी मेड अवेलेबल, R&D में इतना पैसा खर्च किया होगा, बट ये एक रिक्वायरमेंट जो इंडिया को थी। क्योंकि SSBN का फ़ायदा क्या होता है? SSBN का फ़ायदा ये है कि हमारे एक चीज़ होती है, ये मैं खाली SSBN की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड होता है कि आपके पास लैंड से भी आप न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं, हवाई जहाज से भी आप न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं, और सी से भी आप न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है वो है नो फर्स्ट यूज़। इसका मतलब हम पहला हमला किसी के ऊपर नहीं करेंगे। इसका मतलब आपके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि किसी और को भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर पहला हमला करने के लिए, क्योंकि आप ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे उसको कि वो हिम्मत ही नहीं करेगा पहला अटैक करने के लिए आपके ऊपर। तो जो इसको हम बोलते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है वो बिल्कुल इनवल्नरेबल होनी चाहिए कि ये तो पक्की हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं और इसको कोई दुश्मन हमारा नाश नहीं कर सकता इसका। सर जस्ट टू पैराफ्रेज, सेकंड स्ट्राइक का मतलब कि अगर किसी ने हम पे न्यूक्लियर बम गिराया तो हम जो सेकंड स्ट्राइक करेंगे वो सेकंड स्ट्राइक है। सेकंड स्ट्राइक है। और मैंने पढ़ा सर, द वर्ड्स बीइंग यूज्ड वाज देयर विल बी नो वन लेफ्ट टू सेलिब्रेट द फर्स्ट स्ट्राइक। वो तो है ही, मतलब बचेगा ही नहीं, वी विल ब्लो यू आउट ऑफ द मैप। हाँ, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक ऐसी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है जो दुश्मन को मालूम नहीं है कहाँ। अच्छा, तो वो आपके लैंड की फैसिलिटी है, उसको अटैक कर सकता है, क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं सैटेलाइट वगैरह से चाहे आप कितनी भी छुपा लें उसको, कुछ ना कुछ एलिमेंट तो उसको पता होगा। हवाई जहाज से जो आ रही है उसको वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, पर पनडुब्बी कहाँ है, किस डेप्थ पे है, कहाँ से वो मिसाइल अटैक आएगा, उसको कोई आइडिया नहीं है। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का जो सबसे क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है वो है न्यूक्लियर सबमरीन, SSBN। जब तक आपके पास SSBN नहीं है, आपके पास क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए इतना जरूरी था हमको कि हमको अपनी SSBN कैपेबिलिटी बनानी थी, क्योंकि हम नो फर्स्ट यूज, हमने अपना ऑफिशियली डॉक्ट्रिन बनाया हुआ है कि हम पहला हमला नहीं करेंगे। तो कैसे दुश्मन को हम रोकेंगे हमारे ऊपर पहला हमला करने से? SSBN खाली उसका काम ये नहीं कि मिसाइल लॉन्च कर दे, वो तो कोई भी सबमरीन कर सकती है। आपके पास एक कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर होना चाहिए। वो पनडुब्बी जो आपके कोस्ट से हज़ारों मील दूर हो सकती है, कई 100 मीटर नीचे हो सकती है, उसको दिल्ली से जो ऑर्डर आएगा मिसाइल लॉन्च करने का,
नेशनल कमांड अथॉरिटी से, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो खाली प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से लॉन्च होते हैं, उसको वो करेक्ट ऑर्डर मिलना चाहिए सी में जहाँ भी है, कितने बजे, किस कोऑर्डिनेट पे, किस पोजीशन में एग्जैक्टली टारगेट करना है। ये जो कमांड कंट्रोल, और आपका नेशनल कमांड अथॉरिटी भी अटैक हो सकती है। अगर फर्स्ट अटैक आपके ऊपर आ गया और वो डिस्ट्रॉय हो गई, उनको भी मालूम है आपकी कहाँ है, अगर नेशनल कमांड अथॉरिटी दिल्ली में है, जहाँ भी है, अगर वो नाश हो गई, फिर भी उस सबमरीन को कमांड आनी चाहिए, नहीं तो आप सेकंड स्ट्राइक करेंगे कैसे, राइट। अगर आप ही डिस्ट्रॉय हो गए तो ये जो इकोसिस्टम जो आपको बनाना है कमांड एंड कंट्रोल का, ये सबसे मुश्किल काम है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए। मिसाइल तो लॉन्च उसके बाद आपने करना ही है, पर इसकी जो स्टेल्थ और कंसीलमेंट है कि दुश्मन को मालूम ही नहीं है कहाँ से आने वाला है, तो ये एक आपके पास एक एस है आपके पास कि जब दुश्मन को मालूम ही नहीं है तो दुश्मन मेरे ऊपर हमला करेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कहीं ना कहीं से मेरे ऊपर अटैक आएगा। राइट। उसके पास कुछ नहीं है। अगर आप देखें जो कोल्ड वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कोल्ड वॉर हुई, वॉर्सो पैक्ट रशिया लीड कर रहा था और नेटो अमेरिका लीड कर रहा था, 45 साल वो कोल्ड वॉर कोल्ड ही रही। कोई किसी ने दोनों देशों में एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया, और लोगों से लड़ाइयाँ लड़वाई वो अलग बात है, पर खुद उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कभी हमला नहीं किया, क्योंकि दोनों साइड के पास SSBN थी और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी। और सर जो और उनको पता था अगर मैंने उसके ऊपर अटैक किया तो मेरे ऊपर भी उतना ही भयानक अटैक आएगा। सर जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हम सुनते हैं वो SSBN की वजह से ही थी। जी हाँ, SSBN ने तो रोक दिया उसको होने से, नहीं तो वो उस टाइम तो वर्ल्ड बिल्कुल ब्रिंक पे आ गया था न्यूक्लियर वॉर के, हो ही गया था ऑलमोस्ट। तो ये जो डिटरेंस कैपेबिलिटी है ये SSBN की खासियत है। हमारे पास अभी 2 हैं, अरिहंत और अरिघत। अगर आपको एक क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहिए, इसका मतलब आपको 365 दिन 24 घंटे एक सबमरीन आपकी पेट्रोल पे कहीं ना कहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको कम से कम 4 SSBN चाहिए। एक पेट्रोल पे रहती है, एक पेट्रोल से वापस आ रही हो सकती है, एक पेट्रोल पे जारी हो सकती है, एक रिपेयर में हो सकती है, 2 रिफिट में हो सकती हैं। अभी हमारे पास 2 हैं, पर अगर दुश्मन को पता है कि भाई अभी तो इनकी कोई भी सबमरीन सी में नहीं है, तो आपकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी 0 है, क्योंकि रिपेयर में है या कुछ कोई बात। पर 4 जब आपके पास होंगी तो उसको 4 में एक तो आप रख ही सकेंगे पेट्रोल पे एनी टाइम। तो अगर आप देखें अमेरिका, रशिया और चाइना, खैर उनके पास तो ज़्यादा है कि उनका रोल बड़ा है, वो तो ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहते हैं, पर यूके और फ्रांस ने अपना SSBN जो फोर्स लेवल है वो हमेशा 4 का रखा है। अभी भी उनके पास 4 है, फ्रांस के पास भी 4 है और यूके के पास भी 4 है। और यूके ने 60 साल से कंटिन्यूअसली सी डिटरेंस रखी है, मतलब एक पनडुब्बी 60 साल से हमेशा उनकी पेट्रोल पे रही है। जब ये काबिलियत हमारे पास आएगी तब हम ट्रूली कह सकते हैं कि हमारी क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक इतनी क्रेडिबल है कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। इसलिए 2 SSBN तैयार हैं, तीसरी SSBN बन रही है। उसकी एक फ़ोटो आई थी अखबार में थोड़े दिन पहले कि वो बन रही है, वो थोड़ी बड़ी होगी, उसको S4 कहते हैं। फिर एक और ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, तो 4 या 5 SSBN की फोर्स इंडियन नेवी के पास भी होगी, इंडियन नेवी के पास भी होगी। ये इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, खाली क्रू इंडियन नेवी का होता है, मेंटेनेंस इंडियन नेवी करती है, पर इसकी ऑपरेशन और इसकी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस करती हैं। ओके। ये विल कम फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स लेवल। तो इसलिए ये इतनी महत्वपूर्ण कैपेबिलिटी SSBN की। तो अगर आपको सेकंड स्ट्राइक चाहिए तो आपके पास कम से कम 4 होनी चाहिए। भारत 4 बना रहा है, तो मेरे ख्याल से और 4-5 साल में जब एक बार चारों जब कमीशन हो जाएंगी और ऑपरेशनल हो जाएंगी, तो हमारे पास एक बड़ी क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी। दूसरी पॉइंट आता है इसमें मिसाइल कैपेबिलिटी कि आपके पास क्या रेंज है मिसाइल का, कहाँ से आप मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी तक हम एक सागरिका मिसाइल यूज़ कर रहे थे, उसकी 750 किलोमीटर रेंज थी, तो वो एक्चुअली सेकंड स्ट्राइक इतना नहीं था, क्योंकि आपको सबमरीन, अगर आपको टारगेट से कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस देश में या उस देश का कैपिटल है या कुछ है, तो आपको अपनी सबमरीन बहुत पास भेजनी पड़ती। सर काबिलियत और टेक्नोलॉजी से एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो हम लैंड वॉरफेयर में सुन रहे हैं आजकल, ड्रोन वॉरफेयर, और बहुत फास्ट इट इज चेंजिंग द लैंडस्केप ऑफ हाउ बैटल्स आर फॉट ऑन द लैंड। इसका एक एनालॉग है सर अंडर वाटर व्हीकल्स, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स। इस डायमेंशन में क्या हो रहा है सर? तो जितना काम UAVs में हो रहा है, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में और ड्रोन वॉरफेयर में, उतना ही काम UUVs में हो रहा है और अंडर वाटर ड्रोन्स में। UUVs अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, तो अंडर वाटर भी कई एप्लीकेशन है अनमैन्ड के। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अनमैन्ड कैपेबिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं आई है कि ये एक इंडिपेंडेंट वेपन प्लेटफॉर्म बन सके या शिप को रिप्लेस कर सके, पर ये बड़ा इफेक्टिव फोर्स मल्टीप्लायर है। मतलब ये अगर काबिलियत आप अपने जहाज़ों को दे दें कि वो अनमैन्ड भी लॉन्च कर सकते हैं, या अपने पनडुब्बियों के पास हो या आपके अंडर वाटर में हो, तो आपकी जहाज़ों की और पनडुब्बियों की काबिलियत बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इसको फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं जी। UUVs जो हैं वो एक बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव वे है ऑफ अंडर वाटर सर्वेलेंस। अब UUVs कई साइजेस की होती हैं, छोटी सी UUVs भी होती हैं जो माइन वॉरफेयर में इस्तेमाल होती हैं,
और बड़ी बड़ी यूयूवीज भी होती हैं जो इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय की जा सकती हैं। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट है एक्सेल यूयूवी, एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, और ज़्यादातर बड़ी नेवीज जितनी हैं वो अभी एक्सेल यूयूवी डेवलप कर रही हैं अपनी। यूएसए ने पहली एक्सेल यूयूवी ऑपरेशनलाइज की है, बोइंग ने बनाई है, उसका नाम है ऑर्का। तो यूयूवीज की भी काबिलियत फ़र्क होगी, जिस देश को जो रिक्वायरमेंट है उस साइज़ की बनाएगा, पर इनकी जनरल काबिलियत ये है कि अनमैन्ड इनको डिप्लॉय किया जा सकता है और ये 10, 15, 20 दिन तक पेट्रोल पे रह सकती हैं एक जगह पे, मतलब एक एरिया में, और इनमें वेपन भी होंगे, इनमें सोनार्स भी होंगे, इनमें सब काबिलियत होगी जो पनडुब्बी में होती है, बस आदमी नहीं होंगे इसके अंदर। तो इतना बड़ा रिसोर्स सबमरीन का जो आप जिस चीज़ के लिए डिप्लॉय करते हैं, अब एक यूयूवी आपका वो काम कर देगा, और आपकी जो सबमरीन कैपेबिलिटी है वो आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सबमरीन जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको आप वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ यूयूवी वो काम कर सकता है। जैसे चोक पॉइंट पेट्रोल है, अगर आपको चोक पॉइंट पे 2 यूयूवी लगा देंगे तो आप सब शिप्स का आना जाना मॉनिटर कर सकते हैं, नहीं तो आपको वैसे पनडुब्बी रखनी पड़ती है वहाँ पे जो वही काम करती। सर बार बार चोक पॉइंट वर्ड सामने आता है, कभी मैंने पढ़ा नेवी के बारे में, तो चोक पॉइंट सर, क्रिटिकल चोक पॉइंट हमारे क्या हैं, और क्रिटिकल चोक पॉइंट्स वो कौन से हैं जिस पे हम फोकस करते हैं टू काउंटर द वेट ऑफ द। देखिए चोक पॉइंट कॉन्सेप्ट जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो पहली बात, इंडियन ओशन यूनिक है, पैसिफिक ओशन में आपको चोक पॉइंट नहीं नजर आएंगे, अटलांटिक ओशन में चोक पॉइंट नहीं नजर आएंगे। एक इंडियन ओशन है जिसमें दोनों तरफ चोक पॉइंट्स हैं, तो मतलब शिप्स का आना जाना सब चोक पॉइंट्स के थ्रू ही होता है। इंडियन ओशन की एक और काबिलियत की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक ओशन है जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। इसका मतलब जितना ट्रेड दुनिया का अटलांटिक से पैसिफिक में जाना होता है वो इंडियन ओशन के थ्रू जाता है। तो न सिर्फ इंडियन ओशन का ट्रेड होता है, पर दुनिया का जितना ट्रेड दोनों ओशन के बीच में भी जाना है वो भी इंडियन ओशन से जाता है। तो इंडियन ओशन में हर साल 1 लाख से ज़्यादा शिप्स ऑपरेट करती हैं, 100,000 शिप्स, मर्चेंट शिप्स कैरिंग ट्रेड एंड एनर्जी। They all have to pass through these choke points. That means if you want to choke a capability, you can do that at these choke points. Now, for example, Indian Ocean का अगर हम लें एग्जाम्पल, हमारे इंडियन ओशन में 6 मेजर चोक पॉइंट्स हैं, 5 मेजर चोक पॉइंट्स हैं। ईस्ट से वेस्ट से अगर मैं शुरू करूं तो पहला है बाब एल मंदेब स्ट्रेट, जो रेड सी को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से। रेड सी ऐसे आती है नीचे सुएज कैनाल से आती है, यहाँ नैरो होती है, बाब एल मंदेब स्ट्रेट आता है और फिर इंडियन ओशन खुल जाता है। और सर इफ आई एम करेक्ट, ये वही एरिया है जहाँ पे पायरेसी है, जहाँ पे हूती रेबल्स ने लॉन्च किए अटैक्स। उन अटैक्स का रिजल्ट ये, परिणाम ये हुआ है कि शिप्स अब वो सुएज कैनाल से नहीं आ रही हैं। शिपिंग लाइंस अपनी शिप्स अफ्रीका के तक जाएंगी नीचे और केप ऑफ गुड होप से ऊपर आएंगी। इसका मतलब हर एक शिप को 8,000 मील ज़्यादा करना है, 15 दिन एक्स्ट्रा पैसेज लगाना है, उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव आपकी कार्गो हो जाएगी, उतना इसका इफेक्ट आपकी इकोनॉमी पे होगा, और इससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका प्रभाव पड़ेगा एक चोक पॉइंट को चोक करने से खाली। और वो भी एक हूती रेबल्स ने, ये भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी बड़ी नेवीज ने वहाँ जाके चोक किया। एक वो चोक पॉइंट है बहुत ज़रूरी। दूसरा चोक पॉइंट है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, जो पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है अरेबियन सी से। वो ईरान बिल्कुल उसके टिप पे बैठता है। अभी ये डर है कि अगर ईरान इजराइल की लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि ऑल आउट वॉर हो गई वहाँ पे, या प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ईरान स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। क्या करना है, एक पनडुब्बी आप लगा दीजिए वहाँ पे, आपने बंद कर दिया, आपके टैंकर के ऊपर हमला कर सकते हैं आप। भारत का 30% 40% तेल वहाँ से आता है, सोचिए क्या इफेक्ट होगा हमारे ऊपर अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद हो गए। और दुनिया की एनर्जी पे क्या होगा अगर सारा गल्फ का तेल वहाँ से आपने चोक कर दिया तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। तीसरा चोक पॉइंट है मलक्का स्ट्रेट्स। मलक्का स्ट्रेट्स कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से। चाइना का 60% ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से जाता है। मलक्का स्ट्रेट वहाँ पे है सर, इंडोनेशिया के पास, इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच से हाँ, मतलब वहाँ से अप्रोचेज है, फिर गोज इनटू द पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी। 60% ऑफ चाइनीज ट्रेड गोज थ्रू दैट, जापानीज ट्रेड गोज थ्रू दैट, कोरियन ट्रेड गोज थ्रू दैट। जितनी इकोनॉमीज हैं पैसिफिक की, सबकी ऑयल रिक्वायरमेंट्स जो इधर से आती हैं वो इंडियन ओशन की, वो मलक्का स्ट्रेट से जाती हैं। उस पर इंडिया का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, क्योंकि हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो टिप है वो बिल्कुल मलक्का स्ट्रेट के अप्रोचेस के ऊपर बैठा हुआ है। तो कल हम चाहें तो हम, मतलब इंडिया करेगा नहीं, पर इंडिया चाहे तो मेजरली ईस्टर्न ट्रेड को चोक कर सकता है। चाइना को इसकी बहुत फिक्र है। चाइना इसको कहती है अपना मलक्का डिलेमा, कि हम ऐसी स्टेट में ना आए कि इंडिया हमारे ट्रेड को चोक कर सके। ये हमारी एक वीकनेस है। इसलिए चाइना ने, अगर आपको पता होगा, ग्वादार पोर्ट डेवलप किया पाकिस्तान में। ग्वादार पोर्ट से लैंड कनेक्टिविटी ली है अपने मेन लैंड तक, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, CPEC। कि अगर ऐसी हालत आए कि हम चोक पॉइंट के मलक्का स्ट्रेट चोक कर दे इंडिया,
तो हमारा तेल वगैरह हम ग्वादार तक लाएंगे, ग्वादार से ट्रकों में और टैंकर्स में शिफ्ट होगा, ट्रेनों में, और सीधा जाएगा हमारे मेनलैंड को। मेनलैंड। तो हमको मलाक्का स्ट्रेट से जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा अनइकोनॉमिकल चीज़ है, पर ठीक है, अगर इमरजेंसी आएगी तो करेंगे। आप ये सोचिए कि एक शिप में जो क्रूड होता है उसके लिए आपको 20,000 ट्रेन चाहिए। तो आप सोचिए अगर आपको एक शिप का क्रूड भी अगर शिफ्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है पहाड़ों के ऊपर से और सड़क और राइट अप टू चाइनीज मेनलैंड, तो व्हाट विल बी द एक्सपेंस एंड एफर्ट। बट ठीक है, इट्स एन ऑप्शन। सिमिलरली उन्होंने बे ऑफ बंगाल में म्यांमार में एक पोर्ट डेवलप किया है कि अगेन उनको मलाक्का स्ट्रेट से नहीं जाना पड़ेगा, वो सीधा वो म्यांमार के थ्रू चाइनीज मेनलैंड को जाता है। और इसी कनेक्शन में चाइना ने अब, पहले उनकी बे ऑफ बंगाल में छोटी मोटी प्रेजेंस रहती थी, म्यांमार में एक आध छोटा शिप था ये वो, उन्होंने बांग्लादेश को 2 सबमरीन दिए हैं। बांग्लादेश में एक सबमरीन बेस बनाई है जिसका नाम है BNA शेख हसीना, लास्ट ईयर कमीशन हुई है वो। इसका मतलब चाइना अभी तक सबमरीन बे ऑफ बंगाल में नहीं ऑपरेट करता था, क्योंकि चाइना की लिमिटेशन ये थी कि चाइनीज मेनलैंड से इंडियन ओशन तक आने में ही 6,000-7,000 किलोमीटर लग जाते हैं। तो अगर सबमरीन आएगी 8,000 किलोमीटर और जाएगी 8,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर तो उसके आने जाने में हो जाएंगे, तो वो ऑपरेट कितने दिन कर पाएगी। पर अगर आपके पास अब एक बेस है जहाँ पे आप अपनी सबमरीन ला सकते हैं, तो वो आ सकती है, वहाँ वो रिप्लेनिश हो सकती है, उसकी मेंटेनेंस की जा सकती है, और वो फिर तैयार है यहाँ ऑपरेट करने के लिए। तो बे ऑफ बंगाल में हम देखेंगे जैसे जैसे टाइम पास होगा, चाइनीज़ नेवी की प्रेजेंस बढ़ती जाएगी इंडिया को ऑफसेट करने के लिए, कि इंडिया का जो मलाक्का स्टेट्स का एडवांटेज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडियन नेवी के ऊपर प्रेशर कैसे डाला जा सकता है। और इसी कनेक्शन में आपने अभी पढ़ा होगा, काफ़ी आ रहा है एनवायरमेंटलिस्ट का, ग्रेट निकोबार में इंडिया वांट्स टू बिल्ड अ बिग पोर्ट, बिग फैसिलिटीज एंड ऑल दैट, डेवलप ग्रेट निकोबार एज अ पोर्ट so that we have the security capability and everything in that area. So it's all interlinked if you see. So this is also what they call the string of pearls strategy. String of pearls starts from Thailand. If you see string of pearls, they have given weapons to Thailand, Indonesia, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Iran. So full strategic encirclement of India. Maldives they are trying to give. So that is the string of pearls. That is a larger strategy, but that string of pearls has now got subsumed into the BRI, the Belt and Road Initiative, because the maritime road covers the complete string of pearls connecting China to the European mainland, to Rotterdam. तो वो जो कनेक्टिविटी है उसमें आप देखिए चाइना ने जहाँ जहाँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो आइडेंटिफाई की हैं जगह, वो सब स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं जी। वो पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं उन कंट्रीज़ के लिए, नाम के वास्ते, अपना पैसा उनसे ही ले रहे हैं और उन्हीं के लिए डेवलप कर रहे हैं। पर कल को जब चाइनीज़ नेवी को अगर रिक्वायरमेंट होगी बेसिस की और पोर्ट्स की, तो उनके पास कैपेबिलिटी होगी, क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के पास है। ये सब पोर्ट्स पे वो या तो ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं कि भाई हम आपको लोन देंगे, आपके लिए हम आपको लोन देंगे, उस पैसे से आपके लिए हम वो बनाएंगे, फिर आप हमारा लोन पे बैक कीजिए। और ये लोन ये लोग दे रहे हैं 6-7% इंटरेस्ट पे, इतने बिलियन ऑफ डॉलर्स। इन गरीब देशों के पास कहाँ काबिलियत है कुछ वापस करने की। तो वो बोलते हैं ठीक है आप वापस नहीं कर सकते, तो ये पोर्ट हमको दे दीजिए 100 साल के लिए लीज पे। हम्बनटोटा में यही किया, 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया, हम इसको कंट्रोल करेंगे। डेट ट्रैप, इट्स कॉल्ड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, कि सबको डेट में डाल दो और फिर ट्विस्ट करो उनको। पाकिस्तान के साथ भी ये हो रहा है। CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, $61 बिलियन का प्रोजेक्ट है। उसमें $61 बिलियन इज गिवन इन लोन्स टू पाकिस्तान, नॉट इन ग्रांट, एट 6 और 7% इंटरेस्ट। पाकिस्तान की काबिलियत ही नहीं है वापस देने की। और जब पाकिस्तान इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस में आया और श्रीलंका इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस में आया, ये गए चाइना के पास कि भाई हमको हमारी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, बोला सॉरी आप हमारा लोन वापस कीजिए। फिर वो गए रनिंग वर्ल्ड बैंक और IMF के पास कि हमको पैसा दीजिए। तो चाइना में कोई मर्सी मुर्सी नहीं है, वो उनका बड़ा कमर्शियल इंटरेस्ट है और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, हाउ टू कंट्रोल दी मैरिटाइम एरिया, द मैरिटाइम रूट्स, बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ चाइना इज टू रीओरिएंट दी वर्ल्ड ऑर्डर इनटू वन ऑफ इट्स ओन। So now coming to the human element, being a submariner, जो आप essentially इतने डेप्थ पे बिना सूरज को देखे या बिना लैंड को देखे आप बस एक छोटी सी जगह पे और क्लॉस्टेड इन इट, क्लॉस्ट्रोफोबिया तो पता नहीं मुझे किस लेवल का होता होगा, बट सर क्या माइंडसेट है इसका? और आपने मुझे बताया कि इट इज़ प्योरली अ वॉलंटियर फोर्स। Yeah. Submariners volunteer for this. Yes. Why, sir? What is the mindset? What drives you to volunteer? That's why the Navy thinks we are mad half the time. But anyway, yeah, submarines is purely voluntary. In most democracies, you will find submarine is a voluntary force. आपको कोई बोल नहीं सकता कि आपको सबमरीन में जाना है, आपको वॉलंटियर करना है, और आप छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ सकते हैं। आप नॉर्मल वापस नेवी में आ जाएंगे, शिप्स पे जाएंगे, जो भी करेंगे। अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम है तो आप सबमरीन में नहीं रह सकते, क्योंकि 60-60 दिन तक हम बिल्कुल बंद रहते हैं, ना ऊपर निकलते हैं, ना बाहर देखते हैं, ना कुछ। इट्स अ स्टील सिलेंडर, दिन रात का भी बस पूरे दिन वही लाइट ऑन रहती है,
आपको यू लूज ट्रैक ऑफ कि डे है कि नाइट है. घड़ी देख ली तो पता लग गया जी अभी सुबह है, घड़ी देख ली तो पता लग गया रात. दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू. इट डजंट रिक्वायर एनी ऐसी कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है हमारी. बट जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे मेडिकल ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं. हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि भाई जो भी उन्होंने डिज़ाइन किए हैं तो सी के हम उस एनवायरनमेंट में रह सकते हैं कि नहीं. और रेगुलरली रिफ्रेशर करने पड़ते हैं हमको इसके. मेडिकल्स हमारे ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं. हमको प्रेशर चेम्बर्स में हमारी टेस्टिंग होती है, वो सब होता है. तो वो सब होता है. देन पर एक बात है कि जो सबमरीन एक बार ज्वाइन कर लेता है, अनलेस उसको बहुत ही किसी वजह से खुश नहीं है या उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम है या कोई मेडिकल इशू है, कोई छोड़ के भी नहीं जाता है. सब रहते हैं सबमरीन में एंड तक. हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. आप सोचिए 60 आदमी एक 50 मीटर लंबे सिलेंडर में 60 दिन साथ रहेंगे. दोस्ती तो हो ही जाएगी. और झगड़ा नहीं करेंगे और एक दूसरे का खून नहीं कर देंगे तो कोई तो बात होगी उसमें. ठीक बात. फूड इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड ऑन बोर्ड इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी. यू कांट फ्राई एनीथिंग. कोई चपाती नहीं खाते हम, कुछ नहीं बनता. चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, और जब तक फ्रेश राशन 10-12 दिन रहता है वो खाते हैं. उसके बाद टिन राशन पे आ जाते हैं. सो पानी की शॉर्टेज होती है हमेशा सबमरीन में, बिकॉज उतना ही पानी ले जा सकते हैं. सबमरीन हैज टू कैरी सो मच अदर स्टफ. इट कांट बिकम टू हैवी, सो देयर इज लिमिटेशन ऑन वाटर. You don't sleep very much. You don't have a bunk to yourself. You do hot bunking. That means आप बंक में सो रहे हैं, आपका वॉच का टाइम आया, आपने मेरे को लीव किया, मैं जाके उस बंक में सो गया. तो ये नहीं कह सकते कि ये मेरा बंक है या ये मेरी अलमारी है. ऐसा कुछ नहीं है. पर्सनल स्पेस नहीं है. एंड वी डोंट इवन वॉश क्लोथ्स. तो हम वी वेयर समथिंग कॉल्ड डिस्पोजेबल क्लोथिंग. हर 3 दिन पे एक टी शर्ट और एक पेयर ऑफ शॉर्ट्स इशू होती है. 3 दिन के बाद नया पेयर मिलता है, पुराने वाले को आप फेंक दो. सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ रूटीन यू फॉलो. बट यू आर केप्ट वेरी बिजी. You're kept very busy because we are constantly exercising our cruise. Because submarines is a place जहाँ जब एक्चुअल सिचुएशन आएगी तो आपको सोचने का टाइम नहीं, आपको इंस्टिंक्टिव रिएक्शन से करना है. आपको ये चाहे इमरजेंसी हो, चाहे आपको वेपन लॉन्च करना है, कुछ भी करना है, उस टाइम नहीं सोच सकते अभी मैं क्या ऑर्डर देना था, क्या करना था. तो आप इतना लोगों को ट्रेन करते हैं कि आप ऑटोमेटिकली इंस्टिंक्टिवली उनको वो रिएक्शन आते हैं जो आने चाहिए. सोचना नहीं पड़ता कि उस किताब में क्या लिखा था, मैंने क्या पढ़ा था, क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है. तो वी कीप प्रैक्टिसिंग इमरजेंसीज, ड्रिल्स, फायर, फ्लडिंग, वेपन्स, ट्रैकिंग ऑफ शिप्स कॉन्स्टेंटली. सर सबसे बड़ा थ्रेट क्या होता है सबमरीन को? डेप्थ चार्जेस? टॉर्पीडोज, डेप्थ चार्जेस. टॉर्पीडोज. बिकॉज आवर बिगेस्ट थ्रेट इज एक्चुअली हेलीकॉप्टर, नॉट अ शिप. हाउ कम? क्योंकि शिप तो हम पता लगता है, शिप आवाज़ करती है तो पता लगता है शिप आ रही है. बिकॉज सबमरीन से कुछ दिखता तो है नहीं बाहर. पेरिस्कोप तो तभी होता है जब हम पेरिस्कोप डेप्थ पे होते हैं. जो 9 मीटर से एक बार नीचे गए तो फिर तो वी आर डार्क. तो यू कैन ओनली हियर. इट्स ऑल एवरीथिंग इज ऑन हियरिंग. तो शिप की तो आवाज़ आपको आ जाती है. पर हेलीकॉप्टर आपके ऊपर बैठा है तो आपको पता नहीं लगता था, वो तो हवा में है, उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही आपको पानी के नीचे. पर उसको आपकी आवाज़ आ रही है, आपको पता नहीं उसको आपकी आवाज़ आ रही है कि नहीं. So you don't know. You are moving. He has got a sonar which he has put in water. So there are active sonars and there are passive sonars. Active sonar होता है जो ट्रांसमिट करता है, जैसे रेडार, और रिफ्लेक्टेड एको आती है वापस, तो उसको पता लगता है कि यहाँ कोई चीज़ है. पैसिव होता है, कुछ ट्रांसमिट नहीं करता है, जो भी आपकी सेल्फ नॉइज होती है वो पिकअप करता है. तो अगर हेलीकॉप्टर ने पैसिव सोनार पानी में डाला हुआ है तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि एक सोनार है पानी में जो आपको डिटेक्ट कर रहा है. उसको पता है कि सबमरीन है वहाँ पे. हाउ विल दे reach the submarine to get an do indication. damage? Some ship has detected suspected submarine. तो वो इन्फॉर्म करेगा फ्लीट कमांडर को. फ्लीट कमांडर एक हेलीकॉप्टर को बोलेगा जाके देख के आओ, वहाँ एक सस्पेक्टेड सबमरीन है. वो आके वहाँ ऑपरेट करेगा. he'll get lower his sonar in different places around that area to see कहाँ सबमरीन हो सकती है. अगर पिकअप कर ली सबमरीन तो फिर तो पूरी ASW फोर्स आपके ऊपर आके बिठा देगा और वो आपको अटैक करना शुरू कर देंगे. डेप्थ चार्जेस, टॉर्पीडोज, जो भी है, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. So a submarine commanding officer must pick up the fleet before the fleet picks him up and carry out his attack and disappear from there. Has there anything like that happened to you remotely? In practice, yes, but we've never fired weapons in war, so in anger. But practice, so we are doing all the time. All the time. All the time with the fleet, with the ships, with the aircraft carrier, everything. But I'm only wondering. I mean, this is just a basic question because you're exploring the sea which nobody else can explore. कभी-कभी आपको शिपरेक्स या कोई ऐसी डिस्कवरी हो जाती है? You can't see anything outside a submarine. It's a steel cylinder. It's dark underwater. You cannot detect anything but sound. Nothing, only sound. That's all. Sound is the only thing you have. Nothing else. There is no other means of detecting anything except sound. Sound waves. Only sound waves travel in water. I see. And they can change by the hour. The velocity of sound can change every hour in a same area. It is not like radar के अगर आज भी 100 माइल जा रही है तो कल भी 100 माइल जाएगा. आज 5 मील के आप डिटेक्ट कर सकते हैं, कल को शायद 1 मील पे ही आप डिटेक्ट कर पाएंगे, तीसरे दिन आप 10 मील पे कर लेंगे डिटेक्ट. एवरी
temperature variation, pressure variation, salinity variation, everything has an impact on underwater sound. So what is the scariest experience that you've ever had? Well, there have been a few. There was once when we were diving, we were not being able to dive. We thought we were not being able to dive. My depth gauge, जिससे पता लगता है कि आप किस depth पे हैं, that was malfunctioning. Oh, but you were diving in fact. We were actually diving but thinking we were not being able to go down. I see. And suddenly when we, and you know, सबरीन का एम होता है कि कोई ऐसी चीज़ यूज़ मत करो जिससे कोई ट्रांसमिशन जाए बाहर, बिकॉज ट्रांसमिशन आप करते हो तो कोई पिकअप कर लेगा कहीं पे, एनिमी विल पिक इट अप. एवरीथिंग इज पैसिव. तो इवन इफ यू हैव व्हाट वी कॉल एन एको साउंडर होता है जो आपकी डेप्थ डिसाइड करता है कि आपके नीचे कितना पानी है. तो वो बेसिकली वो ट्रांसमिट करता है और एको आती है सी बेड से, और फिर बताता है आप क्या नीचे 10 मीटर है कि 100 मीटर है कि 200 मीटर है, जितने मीटर आपके नीचे है. तो वो भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. बट यहाँ मेरे को वी वर नॉट my duty watch officer of the watch kept saying not diving. And मैंने बोला why not diving? पेरिस्कोप भी चला गया पानी के, why not diving? डेप्थ गेज दिखा रहा था, डेप्थ गेज वेंट किया, फिर भी दिखा रहा था, there was a malfunction. Suddenly I just, ये होता है आई थिंक विद एक्सपीरियंस यू गेट दिस हंच कि समथिंग इज रॉन्ग. तो मैंने बोला अच्छा एक ट्रांसमिशन करो एको साउंडर पे, चेक करो कितना पानी हमारे नीचे. और हम हार्बर के बाहर ही थे. I had only 3 meters of water below me. That means that would have hit like that. And from there we gave orders and came up. And that is where you realize that constant training that you have done over the years, how you are able to give orders immediately on instinct and not by trying to think, abhi main kya karu next. There's not enough time to react. सबमरीन में अगर एक्सीडेंट होगा तो पावर चली जाएगी या पानी भर जाएगा, इतनी तेज सबमरीन नीचे जाएगी कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा रिएक्ट करने के लिए, और बियॉन्ड अ सर्टेन डेप्थ hull will just crush. So how many days in your life have you been inside that steel tube? Oh, I spent so when you say how many days in your life have you been, so that you serve on a submarine, which doesn't necessarily mean it's at sea every day. Even in harbour, when you're back in harbour, also you're working inside that only. So morning you go on board, you work inside a submarine and come out in the evening. Okay. And go home. Whatever work you're doing, your paperwork or your repair work or your maintenance work, you're doing every day. I see. So that way, if you see from 1982 October till 1999, I was on submarines continuously. Almost every day. Yeah, except for 2 years. 1 year I went to do my training in Russia, my anti-submarine warfare training and submarine training. And 1 year I went for my staff college to Wellington. Otherwise, from 82 October to this thing, I was posted on a submarine. So whether I was at sea or in harbour, every day meant going on a submarine. 16 years. So there are people like you who are heroes that we don't know about. No, heroes, many. हमारे लिए तो सभी एक जैसे थे. We were all a crew, so we used to all be there. But it's very interesting. It's a very interesting life. It's a very interesting thing to know about this life. We enjoyed it while we were there. Even now we enjoy it. When we talk about it with our friends and all, you enjoy it. Abhi 8th of December is the submarine day. Acha. So submarine day is the day the first submarine was commissioned. Huh. Now 8 December 1967, in Russia we commissioned the submarine called INS Kalbari. So 8 December is the submarine day. Is celebrated as submarine day. So the Indian Navy submarine arm is now 57 years old. 57 years old. From 67 to now. So it has been quite a very enlightening experience and very interesting. I mean, not only your experience as a submariner, but आपकी geopolitical knowledge और awareness है, that's just phenomenal. आपने इतना अच्छे से समझाया कि वो choke points क्या होते हैं, vital points है कहाँ पे. आपने बहुत अच्छे से समझाया चाइना क्या कर रहा है, इंडिया को क्या करना है, इंडिया की कैपेबिलिटी क्या है, व्हाट इज़ अ डिस्ट्रॉयर, व्हाट इज़ अ फ्रेट. आपने वेपन सिस्टम समझाए, आपने सैटेलाइट समझाई, आपने हमको एक मास्टर क्लास दी थी. Thank you. I cannot thank you enough for it. No, thank you so much. It's been a pleasure. The pleasure has been. I'm glad if people learn more about the Navy. That's what every naval person wants. कि people should understand more कि what does the Navy do. क्योंकि जब हम बचपन में जब हम नेवी में गए सबने बोला देखो टैंक आपने देखे हैं क्योंकि आप लैंड पे रहे, टैंक्स देखे हैं, हवाई जहाज देखे हैं, पर सी में तो किसी ने देखा नहीं. आप एक बार हार्बर से चले गए, किसी को नहीं पता आप क्या करते हो सी में जाके. Exactly. So I was very adamant on doing this episode. My mother used to ask me, तुम सी में जाके करते क्या हो? I said it's very difficult to explain. Sir, I hope that I have a lot of respect for it. Thank you so much. And if there's anything I can do to bring this into public discourse, I think we need to. So India is fundamentally a maritime nation, as I've said. Everything, our economy, everything is dependent on the sea. For a nation to be really maritime, it's not only about having ships and submarines or ports. It's about people understanding the importance of the maritime domain. That is a message we have to bring home to people. People living in Delhi or where they've never seen the sea have no idea. 9 states in India are coastal. Yes. 4 union territories are coastal. 250 million Indians earn a living from the sea, directly or indirectly. So it's a huge element of India which people in the hinterland don't know much about. I mean, when we go and buy a thing, let's say we go and buy a
cosmetic. It's come from somewhere. Correct. It's come by sea. The appreciation, sir, is still, I think, wanting. The general public will get So to know. the more we Yes. talk about it, the more. That's why it's the Navy also tries to make this effort. I'm the vice president of Indian Maritime Foundation. One of the things we do is we like to go and lecture in schools and colleges, bringing this knowledge of maritime to young people, so that at least they start thinking on those terms. We're going to have to do more episodes on this, sir. I'd be most happy to. I'd be most happy. And it'll be an honor for me. No, it'll be great. And thank you so much. It's been a pleasure. Thank you, sir. Thank you. Thank you.